उधर देखिए बहराइच मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हो गए हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अफसरों को लेकर भी कहा गया अगर दोषी अफसर हैं तो उन पर भी एक्शन होगा। तो सीएम योगी सख्त हो गए हैं बहराइच बवाल पर और साफ कह दिया है कि जो लोग भी दोषी हैं इस पूरे मामले पर, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों की पहचान होगी, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यही नहीं, लापरवाह अफसरों को भी चेतावनी दी है और कहा कि जो अफसर लापरवाही बरतते हुए पाए जाएंगे उन पर भी एक्शन होगा। तो देखिए बहराइच में जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मचा, एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि एक्शन होगा, जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी, अफसर भी नहीं बचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बीच आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके का पूरा बवाल बहराइच में देखने को मिला, उसके बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। बहराइच बवाल मामले में एक्शन लिया गया है। बहराइच के एसएसपी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और इस मामले में एसएसपी ने एक्शन लेते हुए एसएचओ को और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। मैसी थाने के एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जबरदस्त आगजनी को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया और इसी दौरान बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ है। इस पूरे मामले में योगी सरकार फुल एक्शन में है और बहराइच के एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। हिंसा में एक की मौत हो गई है जबकि एक जख्मी हुआ है। उपद्रवियों को लगातार योगी सरकार की तरफ से वार्निंग दी जा रही है और इसी कड़ी में एक बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि मूर्ति विसर्जन के दौरान जो शोभा यात्रा थी उसको टारगेट किया गया और इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे जिस पर सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। और एक बार फिर जब मूर्ति विसर्जन के दौरान देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरीके का ये पूरा बवाल देखने को मिला था। जमकर पत्थरबाजी हुई, बड़ी संख्या में लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान पत्थरबाजी हुई, दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ, आगजनी को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं कैसे जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान जमकर बवाल की तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़ की गई, फायरिंग भी की गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ। इस पूरे मामले में फुल एक्शन में योगी सरकार, एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जिस तरह से बहराइच में जो हुआ, 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या बहराइच में हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद होता है, उसके बाद गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है, एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एक बार फिर मूर्ति विसर्जन पर बवाल, एक बार फिर मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव। मूर्ति विसर्जन पर एक बार फिर नफरती और जिहादी सोच ने अपना रंग दिखा दिया। बहराइच में विसर्जन के दौरान पहले शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ और बाद में जमकर पत्थर चले। यही नहीं, बात गोलीबारी तक भी पहुंची और इस पूरे विवाद में एक शख्स की जान तक चली गई। लगभग 12 से 13 घाव के निशान दिख रहे हैं जब इसी घर के अंदर उसी छत पर उसको खींच के गोलियों से मारा गया और अभी भी इसको सील कर दिया गया है, इस एरिया को, पूरे एरिया को। हम वहां नहीं जा सकते लेकिन खून के छींटे अब भी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खून के छींटे उन छतों पे पड़े हैं। ये घर वो इकबाल का ये घर है और इसी में 4 लोग अलग अलग बंदूक लेकर आते हैं। 12 बोर के बंदूक से फायर की जाती है और उस व्यक्ति की जान ली जाती है। ये पल्सर मोटरसाइकिल दिख रही है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया है। एक ये ट्रॉली है, ये देखिए एक ट्रॉली जिस पर फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं, इस ट्रॉली को जला दिया गया है। एक साइकिल है, ये साइकिल जलाया गया है। जिस मूर्ति का विसर्जन होना था वह मूर्ति भी अभी विसर्जित नहीं हो पाई है और दुर्गा माता की जो ये मूर्ति है वो देखिए यहीं की यहीं रखी हुई है। अभी ये विसर्जित नहीं हो पाई है क्योंकि उसके पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरा मामला शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें शोभा यात्रा के दौरान गाना बजाने से रोका। शोभा यात्रा ले जा रहे लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद शोभा यात्रा पर अचानक पत्थर बरसने लगे जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। भगदड़ के दौरान फायरिंग भी हुई और 3 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए। इनमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मौत की खबर इलाके में पहुंचते ही शोभा यात्रा निकालने वालों ने रास्ता जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विसर्जन के लिए जा रही बाकी यात्राओं को फिलहाल रोक दिया। पूरे महाराजगंज में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। हाँ, जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बहराइच में जो हुआ वो इस देश में किसी राज्य या फिर जिले में होने वाली कोई नई घटना नहीं है, लेकिन सवाल ये है आखिर शोभा यात्राओं या फिर मूर्तियों से परेशानी किसे है और आखिर इनका इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। 2018 के बाद जो 6 साल का राष्ट्रपति शासन लगा था, अब वो राष्ट्रपति शासन हट गया है और अब सरकार के गठन का रास्ता जम्मू कश्मीर में साफ हो गया है। हाल ही में चुनाव हुए, रिजल्ट भी सामने आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला है और इसी कड़ी में आपको बता दें अब राष्ट्रपति शासन हट गया है। इससे पहले 2018 में महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था जम्मू कश्मीर में और अब विधानसभा के चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद राष्ट्रपति शासन हट गया, यानी नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो चुका है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार शपथ लेगी, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। और अब बड़ी खबर, यूपी में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई देर रात और अमित शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे और कभी भी लिस्ट आ सकती है। कहा जा रहा है कि खुद अकेले 10 सीटों पर, 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। इनमें से एक आरएलडी को तो एक निषाद पार्टी को बीजेपी सीट दे सकती है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों पार्टी को सीट देने पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। 20 अक्टूबर वो तारीख बताई जा रही है जब लिस्ट जारी होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। हर पार्टी में सरगर्मी है। सपा जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे से गदगद है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये उपचुनाव नाक का सवाल बन गया है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच उपचुनाव को लेकर रविवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 10 में से 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। एक सीट बीजेपी अपने सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी को दे सकती है। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के मीरापुर सीट से आरएलडी और भदोही के मंझावा सीट निषाद पार्टी के कोटे में दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी कटेरी सीट भी मांग रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक सीट पर तैयार है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी 20 अक्टूबर तक यूपी उपचुनाव की लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जहां प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब करती है। हम यूपी की बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और उस स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रत्याशियों के नामों पर गहरा विचार किया गया है। और इस बार देखा गया कि उपचुनाव से पहले यूपी का कोई भी बड़ा नेता बयानबाजी से भी बचता रहा है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, इन यूपी की 10 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पाले में है, तो वहीं 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी के पाले में है।
आज निषाद पार्टी और आरएलडी के नेताओं से बीजेपी का वरिष्ठ नेता मुलाकात कर सीटों पर सहमति बनाएंगे और फिर इसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अब